वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 7 सितंबर 2021 और 7 सितंबर 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी टेस्ट में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इस प्रश्न का मैंने सही उत्तर आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शार्दुल ठाकुर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर यह भी बात मैंने आपको बताया था कि पहले स्थान पर यानी पहले जो खिलाड़ी हैं इस तरह का कारनामा करने वाले ये है कपिल देव, जबकि दूसरे खिलाड़ी थे वीरेंद्र सहवाग। लेकिन अभी हाल ही में शार्दुल ठाकुर ने ये दूसरा स्थान हासिल किया है। इस बारे में कंप्लीट चीजें जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए मैं आपको बताऊँ रोजाना ये वीडियो चैनल पर अपलोड होता है, आप जाके सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जनवरी से लेकर के अब तक ये इसी तरह से अपलोड हुआ है रोजाना, और सारे वीडियो का पीडीएफ का लिंक मंथली वाइज आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां पर जाके सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य से बिहार के लिए पहली विशेष कपड़ा पार्सल ट्रेन को रवाना किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पहली बार ये कपड़ा पार्सल ट्रेन को रवाना किया गया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात के सूरत से बिहार के लिए पहली विशेष कपड़ा पार्सल ट्रेन को रवाना किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस प्रश्न के बारे में विस्तार से। तो गुजरात के सूरत से कपड़ा सामग्री को बिहार ले जाने के लिए हाल ही में 25 संशोधित माल डिब्बों से लैस पहली विशेष कपड़ा पार्सल ट्रेन को रवाना किया गया। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये 25 डिब्बों से लैस होगा, मतलब कि कपड़ा पार्सल ट्रेन, ये आपको ध्यान रखना, जो कि गुजरात के सूरत से ये रवाना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया, इसका उद्देश्य किफायती, तेज और सुरक्षित परिवहन के जरिए सूरत के कपड़ा बाजार को बढ़ावा देना है। इसी को ध्यान रखते हुए ये अभी हाल ही में शुरू किया गया है। अब यहाँ पर देखिए आगे मैंने अगला पॉइंट में लिखा है कि सूरत रेलवे स्टेशन, तो सूरत रेलवे स्टेशन पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय रेलवे में 18 जोन और कुल 73 डिवीजन है वर्तमान समय में। नए वो 18वें रेलवे जोन का नाम दक्षिणी तट रेलवे है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। दूसरा प्रश्न होगा कि हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी शुभ नारायण शर्मा का निधन हुआ है, वे किस जिले के थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं सारे ऑप्शन बिहार के जिले का है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के निवासी थे। इनका नाम आप याद रखें शुभ नारायण शर्मा, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जो शुरू हुआ था उसमें इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे शुभ नारायण शर्मा का हाल ही में 98 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और वे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड के निवासी थे। ये आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ चीजों को लिखा गया है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था और इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। ये इंपॉर्टेंट है, ये कब शुरू हुआ था और इसका लक्ष्य क्या था। तो ये 1942 8 से 9 अगस्त 1942 को ये मतलब कि शुरू हुआ था और इस आंदोलन का जो लक्ष्य था ये मतलब कि इसका लक्ष्य एक ही लक्ष्य था कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति करना, ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ के फेंकना, ये इसका लक्ष्य था। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने ऐड किया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के फैक्ट्स आपसे बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहले इसे देखते हैं। तो क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो स्लोगन को लिखने का श्रेय कांग्रेसी नेता यूसुफ मेहरली को जाता है, ये आप ध्यान रखें। किंतु गांधी जी ने यानी कि महात्मा गांधी ने 1942 में भारत की आजादी के लिए छेड़े गए आंदोलन में यह नारा अपनाया था या फिर यह नारा दिया था। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, इसे लिखने का जो श्रेय जाता है ये कांग्रेसी नेता यूसुफ मेहरली को जाता है। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हाल ही में जो 66वीं बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ था, प्री एग्जाम, जो कि दिसंबर 2020 में आयोजित हुआ था, तो उस एग्जाम में भी इसी तरह का एक कंफ्यूजन वाला सवाल पूछा गया था। हालांकि वो सवाल मुझे याद नहीं है लेकिन उसका सेंस मुझे याद है, इसी तरह का कंफ्यूजन वाला सवाल था। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना, इसे लिखने का जो श्रेय जाता है ये कांग्रेसी नेता यूसुफ मेहरली को जाता है। किंतु 2000 नहीं बल्कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसका प्रयोग किया गया था और इसे अपनाया गया था किसके द्वारा, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हें अपनाया या फिर इसका नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का। ये आप यहाँ से याद रखिए।
अब देखिए यहाँ पर चर्चा होने लगी मुजफ्फरपुर की। तो मुजफ्फरपुर जिले के बारे में कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बिहार वाले मैप में जब आप मुजफ्फरपुर की स्थिति को ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको मुजफ्फरपुर देखने को मिलेगा। और सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिए, मुजफ्फरपुर जिले की जो सीमा है ये 8 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पर चर्चा हो रही है मुजफ्फरपुर जिले की, तो आपके लिए ये भी जानना अति आवश्यक है कि मुजफ्फरपुर जिला किस प्रमंडल अर्थात किस डिवीजन के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है, जबकि मुजफ्फरपुर जिले की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर जो आता है ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और ये तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर आप यहाँ पे सबसे नीचे देख सकते हैं। बिहार में 9 प्रमंडल है और उसमें से तिरहुत भी एक प्रमंडल है, और तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर है। और इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। ये जिले कौन कौन से इसे देखिए, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली, कुल मिला के 6 जिले तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और फिर उसका तुम्हारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एलेजांद्रो फ्रीतो वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये मैक्सिको के फोटोग्राफर हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में मैक्सिकन फोटोग्राफर एलेजांद्रो फ्रीतो ने वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। ये आपको याद रखना, ये किस देश के हैं और इनका नाम क्या है, तो ये सारी संबंधित जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने अगले पॉइंट में लिखा है, यह पुरस्कार उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लेट सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोड रनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए दिया गया। अब यहाँ पर इस इमेज में आप देखेंगे यही वो तस्वीर है जिसके लिए अभी हाल ही में इन्हें वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है, और इस तस्वीर को अवरुद्ध अर्थात ब्लॉक्ड शीर्षक दिया गया है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इससे जो मतलब ये तस्वीर है, इसे जो शीर्षक दिया गया, इसे जो टाइटल दिया गया है, ये आप याद रखिए, इसे अवरुद्ध या फिर ब्लॉक्ड शीर्षक दिया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इसके विजेता को 5000 पाउंड का नगद पुरस्कार दिया जाता है, जो कि भारतीय रुपये में अगर हम बात करें ये लगभग 5 लाख रुपये के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये सारे संबंधित जानकारी आप याद रखिए, डेली बेसिस पे ये अपलोड होता है। अगर आप इसे रोजाना चैनल पे मतलब फॉलो करेंगे वीडियो को, तो आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप रोजाना वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और आप एग्जाम में बेहतर कीजिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा, चौथा प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में जारी द मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि द मॉर्निंग कंसल्ट की हाल ही के एक सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। ये आपको यहाँ से याद रखना है। हमारा अगला पॉइंट है कि इस सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है पूरे विश्व में। अप्रूवल रेटिंग यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 70% के साथ, ये मतलब कि इस सूची में पहले स्थान पर है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में मैंने लिखा है, हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग मई 2020 में सबसे ज्यादा 84% पर थी। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इस सर्वे में नरेंद्र मोदी के बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर दूसरे और इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी तीसरे, जर्मनी चांसलर एंजेला मार्केल चौथे और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 5वें स्थान पर है। तो ये सारे सूची को आप यहाँ से याद रखिए, आपके प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख के सारी चीजों को समझ सकते हैं। 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर है। 64% अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर दूसरे स्थान पर है और 63% अप्रूवल रेटिंग के साथ इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी तीसरे स्थान पर है और 52% अप्रूवल रेटिंग के साथ जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल चौथे स्थान पर है, जबकि 48% अप्रूवल रेटिंग के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 5वें स्थान पर है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों को आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, कि हाल ही में किन 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और सिंगापुर के बीच अभी हाल ही में सिम्बैक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया गया। अब यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट चीजों को देख लेते हैं। तो हाल ही में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया गया। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि यह अभ्यास इस वर्ष, यहाँ पे देखिए गलती से उस लिखा गया तो इस होगा, तो यह अभ्यास इस वर्ष 2 से 4 सितंबर 2021 तक दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया था। और अगर हम इस अभ्यास यानी कि सिम्बैक्स की बात करें तो इस अभ्यास की जो शुरुआत हुई थी यह वर्ष 1994 में किया गया था। और यह अभ्यास सिम्बैक्स किसी भी विदेशी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का सबसे लंबा चलने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
तो आपको यहाँ से याद रखना है। द्विपक्षीय 2 दिवसीय ये अभ्यास था जो कि भी हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आयोजित हुआ, जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में, ठीक है, और ये 28वां संस्करण था। तो इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं अक्सर, तो ये सारे संबंधित जानकारी को आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ये 2022 की सूची अभी हाल ही में जारी की गई है। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि गलती से 2022 लिखा गया है, बल्कि 2021 होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बल्कि 2022 का ही सूची है जो कि अभी हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ पर जानते हैं इस प्रश्न के बारे में सारी चीज़ों को। तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा हाल ही में जारी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस सूची में सबसे ऊपर है, यानी कि इस सूची में शीर्ष पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। अब ये भी ध्यान रखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ की है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तस्वीर। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इसके बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो ये टॉप 3 को आप याद रखिए, ऑक्सफोर्ड पहले स्थान पर, कैलिफोर्निया दूसरे, जबकि हार्वर्ड तीसरे स्थान पर है। हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है कि पिछली बार 63 जबकि इस बार रिकॉर्ड 71 भारतीय विश्वविद्यालयों ने टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। यानी कि 2021 का जो रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें भारत के 63 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया था, जबकि इस वर्ष मतलब कि 2022 का जो रिपोर्ट जारी किया गया है इसमें भारत के 71 विश्वविद्यालयों को जगह मिला है। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि इस 1662 यूनिवर्सिटी की सूची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है इस सूची में कुल मिला के 1662 यूनिवर्सिटी शामिल है। अगर हम भारतीय यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें तो भारतीय यूनिवर्सिटी को जो रैंकिंग मिला है उसमें से सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को ये पहला स्थान मिला है, जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे 301 से 350 की श्रेणी में रखा गया है। और इस सूची में यहाँ पे बात करें इस सूची की, तो इस सूची में 1000 में मतलब 1000 की जो लिस्ट है, यानी कि 1600 में अगर हम 1000 की बात करें तो इसमें भारत के 35 यूनिवर्सिटी शामिल है, यानी कि टॉप 1000 में भारत के 35 यूनिवर्सिटी को जगह मिला है। तो ये भी बात आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जानिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डॉक्टर पीपीके रामाचार्लू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में 13वें उपराष्ट्रपति या फिर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर पीपीके रामाचार्लू को राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया है और वे 2018 से राज्यसभा सचिवालय के सचिव थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गया, हालांकि वो मुझे याद है ये आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा के इतिहास में, आप नोट कर लीजिए इस बात को, कि राज्यसभा के इतिहास में किसी भी राज्यसभा कर्मी को पहली बार भारत में, मतलब कि भारत के राज्यसभा के इतिहास में किसी भी राज्यसभा कर्मी को पहली बार राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि भारत के राज्यसभा के इतिहास में किसी भी राज्यसभा कर्मी को पहली बार महासचिव नियुक्त किया गया है राज्यसभा का। ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिए। हमारा दूसरा पॉइंट है, उन्होंने देश दीपक वर्मा का स्थान लिया जो कि 2017 से इस पद पर थे। यहाँ पे देखिए गलती से शीर्ष लिखा गया, बल्कि यहाँ पर इस होगा, तो इस पद पर वे 2017 से थे, तो उन्हीं का स्थान, यानी कि देश दीपक वर्मा का ये स्थान लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, जबकि अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जिनमें कि 1/3 सदस्य हर साल पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं और इस प्रकार राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। तो ये सारी संबंधित जानकारी है जो कि आपके प्री एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको रोज इसलिए कहता हूँ कि आप इसका नोट तैयार कीजिए। और यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए। इससे आपको सारे जो मटेरियल मिलेंगे, आपके करंट अफेयर्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, बिहार जीके हो गया, जो भी मतलब इसमें आपको पेड ग्रुप में मिलेगा, इससे आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो आपको जैसा सहूलियत हो, आप चाहे तो यहाँ से खुद से वीडियो को देखकर नोट्स तैयार कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके यहाँ से इसका नोट्स पाकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आपको जैसे भी सहूलियत हो, लेकिन आपको करंट अफेयर्स इसी चैनल से पढ़ना है। आपका करंट अफेयर्स का तैयारी करवाना ये मेरा जिम्मेदारी है। मैं आपके साथ इसी तरह से एग्जाम तक लगा रहूंगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो और आप एग्जाम में बेहतर कर पाए। और यहाँ पर बात ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइएगा। इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 900 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा डिफेंस एक्सपो 2022 आयोजित किया जाएगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही के घोषणा के अनुसार ये मतलब निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी की हाल ही की घोषणा के अनुसार डिफेंस एक्सपो 2022 में गुजरात द्वारा 10 से 13 मार्च 2022 को आयोजित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि मार्च में 10 से 13 मार्च को ये आयोजित किया जाएगा गुजरात में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला पार्ट है कि इस संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग और गुजरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अभी हाल ही में ये हस्ताक्षर हुआ है, तो ये प्रश्न अभी निकलकर सामने आया है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसका आयोजन ये गुजरात में किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्देश्य मेक इन इंडिया से दुनिया के लिए आगे बढ़ना है। मेक इन इंडिया से मतलब कि दुनिया के लिए आगे बढ़ना, ये इसका लक्ष्य है और इसी मतलब कि उद्देश्य के साथ ये आयोजित किया जाएगा इस बार 2022 में। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है यह एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी या फिर सबसे बड़ा हथियारों का मेला है। यानी कि डिफेंस एक्सपो के बारे में कहा जा रहा है कि डिफेंस एक्सपो जो कि एशिया का सबसे बड़ा रक्षा प्रदर्शनी होता है, जो कि अभी हाल ही में ये अभी मतलब कि 2022 में ये गुजरात में आयोजित होगा। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर देखिए यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है और इससे पहले डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था। यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसका आयोजन होता है। यानी कि 2020 में ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, अब 2 वर्ष बाद ये गुजरात में होगा, ठीक है। ये सारे संबंधित इन्फॉर्मेशन को यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुए या फिर पैंथर यूनिका को नया राज्य पशु घोषित किया है। ये इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथर यूनिका। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लद्दाख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हिम तेंदुए को नया राज्य पशु घोषित किया है तथा इसके अतिरिक्त काली गर्दन वाली क्रेन को नया राज्य पक्षी घोषित किया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, यही है काली गर्दन वाली क्रेन जिसे कभी हाल ही में राज्य पक्षी घोषित किया गया है। जबकि आप यहाँ पर इस इमेज में देखेंगे ये है हिम तेंदुआ जिसे कभी हाल ही में राज्य पशु घोषित किया गया है। तो दोनों को यहाँ से आपको याद रखना है। हमारा अगला पॉइंट है कि इस संबंध में अधिसूचना जो जारी किया गया था ये 31 अगस्त 2021 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल श्री राधा कृष्ण माथुर द्वारा जारी किया गया था ये अधिसूचना को। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग प्रशासनिक विभागों के विभाजन को ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। यानी कि जो बंटवारा हुआ था उसके बाद यहाँ पर इसी को ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया और राज्य का नया मतलब कि पशु और पक्षी को घोषित किया गया है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको याद रखना है और संबंधित जानकारी जो मैंने आपको बताया ये सारी चीजों को आप याद रखिए। अब यहाँ पर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्तिका शुक्ला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में वर्तिका शुक्ला सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है और उनका कार्यकाल फरवरी 2026 तक रहेगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है वर्तिका शुक्ला, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर नजर डालिए। ऑप्शन नंबर ए पे मैंने लिखा है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा कहाँ की रहने वाली है ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, जयपुर की रहने वाली है, राजस्थान जयपुर की। अब अवनी लेखरा के बारे में कुछ चीजें जो की है मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, मतलब कल परसों ही ये करंट अफेयर्स में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में था कि जो टोक्यो पैरालंपिक जो चल रहा है तो इसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है। यानी कि किसी एक सीजन में इन्होंने 2 मेडल अपने नाम किया। तो इस प्रकार ये मतलब कि भारत की पहली मतलब कि पैरालंपिक खिलाड़ी है जिन्होंने एक सीजन में 2 मेडल अपने नाम किया। एक तो हो गया गोल्ड, दूसरा हो गया कांस्य। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जबकि ऑप्शन नंबर बी में जो मैंने लिखा है भावना कंठ, ये बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली है और ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, पहली महिला फाइटर पायलट है जो कि भावना कंठ इनका नाम है, बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक विश्व स्तरीय विज्ञान शहर स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ में एक विश्व स्तरीय विज्ञान शहर स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये आपको ध्यान रखना है, पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ में ये एक विश्व स्तरीय विज्ञान शहर स्थापित करने का निर्णय भी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लिया गया है। और ये संस्थान 8 एकड़ में फैला होगा और इसे भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी नाम दिया जाएगा। तो ये सारी संबंधित जानकारी आप याद रखिए। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है हाल ही में बिहार के प्रमोद भगत ने
टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। इसका आंसर क्या होगा कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप चाहे तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, अगर अभी देखिए एग्जाम नजदीक है तो ऐसे में आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो जो लोग भी इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कर सकते हैं और इसका डेमो PDF मंगा के देखिए। उसको आप निर्धारित कीजिएगा आपको इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। आइए अब यहाँ पर इस पेड ग्रुप के बारे में तमाम चीज़ों को डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी CDPO इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको 1 वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 PDF मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ PDF हैं जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का PDF, ये सारे और भी छोटे छोटे PDF है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चारों यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए। आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो PDF मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% समझिए कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे। 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।